हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन हो सकता है क्या? हो सकता है तो कैसे हो सकता है, किस तरह से होगा, कैसे होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा यहाँ पे एक पार्टिकल है m1, यहाँ पे एक पार्टिकल है मास है m2, राइट? और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी। अगर मैं m2 को डिस्प्लेस करूं इधर, तो स्वाभाविक सी बात है सेंटर ऑफ मास इस जगह से तो हिल जाएगा। हो सकता है उधर चला जाए, हो सकता है इधर चला आए, डिपेंड करता है मासेस कैसे हैं। अच्छा, समझने के लिए आपको समझाते हैं। मान लो आप जिम गए, जिम में आपने डंबल उठाया, एक 2 किलो का डंबल इधर लगाया, एक 2 किलो का डंबल इधर लगाया। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर में, राइट? लेकिन ये 2 किलो का जो डंबल है आपने थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकाया, उधर की तरफ खिसकाया, वही 2 kg वाला। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? अब ये जो दोनों हैं इनके सेंटर में, यानी कि कहीं पे इधर, थोड़ा सा ये भी उधर खिसकेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो सेंटर ऑफ मास का भी अपना अपना मोशन होते रहता है। क्या होते रहता है? मोशन होते रहता है। वही पढ़ना है आज हमें कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होता है। कैसे बताओ कैसे? ध्यान दो। ऐसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था आरकॉम का। आरकॉम बराबर क्या होता है? m1 r1 m2 r2 m3 r3 सो ऑन था ऐसे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन, राइट? हमने कहा अगर x एक्सिस में, हमने क्या कहा? अगर x एक्सिस में इसी की मोशन की बात की जाए तो उसको अपन कहेंगे डी आर कॉम, नहीं dx कॉम कहेंगे उसको क्या कहेंगे? dx कॉम। जब dx कॉम कहेंगे छटकू सा बदलाव, ओके, इन सेंटर ऑफ मास, छोटा सा बदलाव इन सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा? m1 x1 m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस सो ऑन। क्या यहां तक बातें चमकी थी? इसी को हमने कहा अगर ये y में हो रहा है तो dy कॉम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस सो ऑन, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। यही अगर z में हो रहा होगा तो dz कॉम इज इक्वल टू m1 z1 m2 z2 m3 z3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। कही थी ऐसी बातें कल? गौर करो। अब ध्यान दो, अगर सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के लिए, यानी x में कितना बदल रहा है, y में कितना बदल रहा है, z में कितना बदल रहा है, अगर ऐसा है अपन एक के मोशन को एनालाइज करेंगे, बाकी के सब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। अपन x एक्सिस वाले को उठा लेते हैं, बाकी y और z में फिर क्या बदला होगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो x में अगर ये इतना बदल रहा है, x में अगर ये इतना बदल रहा है, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dx बटा dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो यही आएगा v कॉम, क्या आएगा? v कॉम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको जैसे डिफरेंशिएट किया वैसे इसको सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यही आएगा m1 जो कि कांस्टेंट है वो रहा बाहर, dx1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx1 बाई dt आएगा।
यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली m2 कांस्टेंट बाहर निकला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। वैसे ही प्लस m3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। क्या बात यहां तक भी चमकी? अच्छा, यही अगर मैं कहूं कि मुझको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं कहूं इससे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये आएगा m1 इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आएगा, प्लस m2 एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल आएगा, प्लस m3 एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल आएगा, एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। क्या बात यहां तक चमकी? अब बहुत प्यारी एक खास चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आता है कि देखो हमने क्या किया, ये सबको मैंने उठाया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 सबको उठाया, इन सबको इधर भेज दिया, तो ये हो गए m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन अप टू nth पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इधर कौन बचा? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस सो ऑन। अगर गौर करोगे तो बोलो क्या मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, मास ऑफ थर्ड पार्टिकल, सब मासेस को अगर जमा करोगे तो क्या टोटल सिस्टम का मास बनेगा? यानी कि ये बनेगा सिस्टम का, टोटल सिस्टम का मास, जिसको कह सकते हैं m नेट, नेट मास ऑफ द सिस्टम। नेट मास ऑफ द सिस्टम इनटू ये आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, देखो ये कौन है? m1 a1, m इंटू a, ये है मा। फोर्स होते हैं दो किस्म के, या तो मा या तो पा। कई बार आपको हम समझा चुके हैं, माँ और पा का विश्लेषण फिर एक बार देते हैं, क्योंकि वीडियो वाले भी बच्चे समझ पाएं, उनको भी अगर समझ में आए तो अच्छी बात हो जाए। ध्यान दो, माँ और पा में क्या अंतर है? मान लो ये बोतल है, ओके, कहीं पे रखी गई है, बोतल है कहीं पे रखी गई है, और बोतल के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया हमने? बोतल के ऊपर एक फोर्स लगाया। अरे रुक जा भाई, हाँ, मान लो एक बोतल है, कोई भी बॉडी है कि ना, फिजिक्स के अंदर की हर चीज को फिजिक्स में अपन क्या बोलते हैं? बॉडी, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज हो दुनिया की, फिजिक्स में उसको क्या बोलेंगे? बॉडी, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये मार्कर पेन है, लेकिन फिजिक्स के लिए क्या है? बॉडी, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। तो वैसे एक अपनी बॉडी है या पार्टिकल है। मैंने इसके ऊपर, अभिराज अब तैयार रहे ना, अब आपकी बारी है कैच लेने के लिए। ओके, क्रिकेट तो खेलते हो? खेलते हो? विट्टी दांडू खेलते हो? नहीं, हाँ, वो खेले होंगे तो इसका उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट का ही फायदा है। हमने इसको फोर्स लगाया बोतल के ऊपर, बहुत हल्का सा, हमने इसको एक चमाट मारा। हमने जैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, वेरी गुड, बॉडी एक जगह से कहां गई? दूसरी जगह। हमने जितना फोर्स लगाया था, उस फोर्स की वजह से क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। जब फोर्स लगाओ और एक्सेलरेशन पैदा हो जाए तो उसको कहो मा। फोर्स को क्या कहो? मा। अब उससे भी ज्यादा का फोर्स हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दो, समझ पा रहे हो? यहां पे जितना लगाया ना, उससे कई ज्यादा का फोर्स यहां लगा रहे हैं।
क्या यहां पे कोई मोशन हो रहा है? हमने दीवार पे घुसा मारा, दीवार फट के उधर चली गई, साउथ की फिल्मों के जैसे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फोर्स तो लगाया लेकिन एक्सेलरेशन नहीं आया। फोर्स लगाया और एक्सेलरेशन नहीं आया तो उस फोर्स को कहते हैं बच्चों PA, यानी प्रेशर इनटू एरिया। समझ रहे हो? और जब फोर्स लगाओ और मोशन हो जाए तो उसको कहा जाता है मां। उसको क्या कहा जाता है? मां। मां का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात चमकी? ध्यान दो। तो यहां पे मां मिल रही है। ये किसकी मां है? और ये किसकी मां है? ये पहले पार्टिकल की मां है। m1 a1 का मतलब क्या? F1 पहला फोर्स, यानी ये किसकी मां है? पहले पार्टिकल की मां। इससे तैयार हुआ फोर्स 1 F1। F1 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन। ये किसकी मां है? F2 की है कि नहीं, यानी सेकंड पार्टिकल की मां। प्लस ये किसकी मां है? थर्ड पार्टिकल की, F3 की, एंड सो ऑन। क्या यहां तक बातें समझी है? हमने कहा mnet इंटू acom इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। अरे क्या मां यहां पे भी दिखाई दे रही है? जरा बड़ी वाली देखो, ये है m नेट बड़ा वाला, और ये है a सेंटर ऑफ मास वाला, यानी ये बड़ा वाला। तो ये बड़ी वाली मां किसकी है? बड़ी वाली मां से तैयार हुआ Fnet। ये कौन तैयार हुआ? Fnet। जो नेट फोर्स पूरी सिस्टम पे लग रहा था उस Fnet को ही हमने कहा mnet इंटू acom। यानी अब तक जो भी अपन पढ़ते आ रहे थे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उसमें ये जो एक्सेलरेशन होता था ये किसका था? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता था। अपन जो भी पढ़ते आए थे P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी होती थी? सेंटर ऑफ मास की होती थी। तो हमने कहा Fnet इज इक्वल टू हमको मिला F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। अब क्या समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, समझो। इसके ऊपर थ्योरी के कई सवाल किए जा सकते हैं, ओके, और कई बार तो सवाल पूछे गए हुए हैं। समझने की कोशिश करो। अगर हमने कहा इफ Fnet 0 हो जाए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है कि नहीं, जैसे कि हमने कहा यहां पे कोई मास है, यहां पे कोई मास है, m1 m2, उनका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसा जो हमने कहा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे बीच में लाई करेगा, m1 है m2 है। ये जो पूरी सिस्टम है, सिस्टम की बात कर रहे हैं। पूरी सिस्टम का अगर Fnet इज इक्वल टू 0 हो जाए, पूरी सिस्टम का Fnet इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, तो बोलो क्या F1 की कीमत 0 है, F2 की कीमत 0 है, F3 की कीमत 0 है, एंड सो ऑन? नहीं, जरूरी नहीं है कि F1 0 हो, F2 0 हो, F3 हो सकता है ये 10 न्यूटन का हो सकता है ये -10 न्यूटन का हो, या हो सकता है ये 10 न्यूटन का है, 20 न्यूटन, ये -20 न्यूटन का हो। इस तरह से उनकी वैल्यूज क्या हो रही है? कैंसल आउट करके Fnet क्या हो रहा है? 0। Fnet 0 होने का मतलब कहीं भी ऐसा नहीं निकलता कि F1 0, F2 0 या F3 0 है। इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन पूरी सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? पूरी सिस्टम का फोर्स मात्र 0 है। ओके, पूरी सिस्टम का फोर्स 0 है। ध्यान दो, हमने कहा अगर Fnet 0 है बच्चों, अगर किसी भी पूरी सिस्टम पे लगने वाला Fnet 0 हो जाए, अगर फोर्स ही 0 हो जाए, तो क्या एक्सेलरेशन पैदा होगा? नहीं। यानी acom क्या हो जाएगा? 0।
एकॉम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर एकॉम 0 है तो मुझको बोलो क्या A1 A2 A3 A4 जो एक्सेलरेशन है छोटे छोटे पार्टिकलों के A1 A2 A3 ये जो एक्सेलरेशन है क्या ये भी 0 है? नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो जरूरी नहीं है कि A1 0 हो A2 0 हो A3 0 हो A4 0 हो, नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना अपना कुछ एक्सेलरेशन हो, इंडिविजुअल पार्टिकल का कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, लेकिन पूरी सिस्टम का मात्र पूरी की पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन बच्चों अगर 0 हो जाए, एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी Vcom क्या हो जाएगा 0। क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है? इसका मतलब V1 V2 V3 V4 सभी कांस्टेंट हैं। लो ध्यान दो, दिख नहीं रहा है उधर, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक, ध्यान दो। क्या Vcom कांस्टेंट है? इसका मतलब V1 कांस्टेंट है, क्या V2 कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। जरूरी नहीं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल कांस्टेंट ही हो, वेरिएबल हो सकती है। इंडिपेंडेंट वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल वेरिएबल हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है उसका वेलोसिटी मात्र कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। जरूरी नहीं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल भी 0 हो। ये 0 क्यों है? क्योंकि F net 0 है। अगर पूरी सिस्टम पे लगने वाला F net 0 है तो क्या जरूरी है F1 F2 F3 इंडिपेंडेंट पार्टिकल के फोर्सेस 0 हो? ये भी जरूरी नहीं है। छोटी बातें हैं लेकिन समझ में आ रही हैं। पक्का 202%, 101% उतार लो। आलं पाहिजे। आमतौर पे जनरली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक किताबों में फार्मूला दिया हुआ होता है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ओके, यानी कि अगर दो पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल का मास m1 है, एक पार्टिकल का मास m2 है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे है, ओके, COM, और इसको अगर हम इधर हिलाएं तो ये किधर चला जाएगा? उधर जाएगा कि इधर जाएगा? ऐसा ऐसा जो भी सवाल आता है तो उसके लिए आमतौर पे किताबों में ये फार्मूला दिया गया है, लेकिन ये पर्याप्त फार्मूला नहीं है। हम लोग जो यूज करेंगे वो फार्मूला ऐसा है, याद रखा जाए, dx कॉम चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। x1 पहले पार्टिकल में कितना चेंज हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट, x2 दूसरे पार्टिकल में कितना चेंज हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ठीक। हाँ, इसको dx1 dx2 भी बोल सकते हो, अच्छी बात है। dx1 बोलो, इसको dx2 बोलो, है कि नहीं? क्योंकि बदलाव इन चेंज इन, हाँ, पार्टिकल पहला जो है उसमें कितना बदलाव हुआ उसको कहा dx1, दूसरे पार्टिकल में कितना बदलाव होगा उसको कहा dx2। अच्छा, अब ध्यान दो, मान लो 4 kg का एक कुछ गोला है,
और एक 12 केजी का गोला है। सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में लाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है पता नहीं है एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। अगर सवाल है इसको हमने 2 सेंटीमीटर से इधर की तरफ हिलाया, क्या सेंटर ऑफ मास भी हिलेगा? हिलेगा नहीं हिलेगा? हिलेगा। सेंटर ऑफ मास में कितना बदलाव होगा? सवाल है सेंटर ऑफ मास में कितना बदलाव होगा, और सेंटर ऑफ मास में बदलाव करने के लिए हमें इसको कितना हिलाना पड़ेगा। तो पहले एक सवाल करते हैं कि सेंटर ऑफ मास एज इट इज रहे, सेंटर ऑफ मास एज इट इज रहे। देखो इसको हिलाएंगे तो सेंटर ऑफ मास हिल जाएगा। सवाल है इसको अगर हम 2 सेंटीमीटर आगे हिलाएं तो सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहे, इसके लिए हम इसका कितना मोशन कराएं, इधर कराएं कि इधर कराएं, किधर कराएं? सवाल समझ में आया? 4 केजी वाले को सामने धक्का दिया तो सेंटर ऑफ मास हिल जाएगा, लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास को हिलने देना नहीं है। इसको अगर 2 सेंटीमीटर से हिलाते हैं तो इसको कितने सेंटीमीटर से आगे या पीछे हिलाएं ताकि सेंटर ऑफ मास एज इट इज अपनी जगह पे बना रहे, वो अपनी पोजीशन ना छोड़े। देखो लगाओ फार्मूला, dx कॉम इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव होने वाला है? नहीं, तो ये हो जाएगा 0। ये इधर वाला पूरा का पूरा टर्म इधर भेज दिया तो ये हो गया 0। कौन बच गया? m1 dx1 प्लस m2 dx2। इसी को क्या लिख सकते हो बोलो? m1 का वैल्यू क्या है? इसको मानो m1, इसको मानो m2। m1 का वैल्यू क्या? m1 का वैल्यू 4 इंटू dx1 का वैल्यू क्या? उसमें कितना बदलाव किया? dx1 का वैल्यू क्या? 2 सेंटीमीटर। इस डायरेक्शन को हम मान रहे हैं पॉजिटिव, ओके, तो इसलिए हमने लिखा पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर प्लस m2 की वैल्यू क्या? 12 इंटू dx2 की वैल्यू क्या? हमें पता नहीं dx2 किधर जाने वाला है, तो हमने लिखा dx2 इज इक्वल टू क्या? 0। इसको उधर भेज दो तो 12 dx2 इज इक्वल टू 4 2 8, लेकिन कैसे? उधर जाके हो गए -8, तो dx2 इज इक्वल टू -8/12। क्या ये हो जाएगा? 4 2 4 3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हो? 0.666, राइट। तो dx2 को आपको हिलाना पड़ेगा -0.6। माइनस क्यों आया बोलो? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने माना था पॉजिटिव, यानी 12 केजी वाले को हमें 0.6 से इधर की तरफ खींचना पड़ेगा, 0.6 सेंटीमीटर। क्या ये बात चमकी है? 202%, 101% उतार लो। एक बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ओके। मैक्सिमम सवाल अपन जो भी ले रहे हैं ये या तो डीसी पांडे सर के हैं या तो एस.सी. वर्मा सर के हैं, ओके। 2 किताबों से मैक्सिमम सवाल उठाए गए हैं। तो ये तो बहरहाल एस.सी. वर्मा सर की किताब से है, अगला भी एस.सी. वर्मा सर की किताब से है, डीसी पांडे सर की किताब से भी 1-2 सवाल लेंगे जो अच्छे अच्छे सवाल हैं। ध्यान दो, जो मैक्सिमम कोचिंग में पढ़ाया जाता है ये वाला फार्मूला कि ये लगाओ काम खत्म। अब ये जो सवाल दे रहे हैं इसमें ये फार्मूला लगा के दिखाओ, लगता है कि देखो अपन जो यूज करते हैं वो कौन सा है? ये क्यों यूज करते हैं? 100% वैलिड है, हर जगह पे लागू होगा, है कि नहीं? इसलिए आमतौर पे जनरली बच्चे जो किताबों में विताबों में पढ़ते हैं और कोचिंग में पढ़ा जाता है वो ये फार्मूला है, ओके। ध्यान दो, सवाल है एक 10 केजी का ब्लॉक है, एक 30 केजी है। 10 केजी का मास है, 30 केजी का मास है। 10 केजी के मास को हमने 7 सेंटीमीटर ऊपर उठाया। कितना ऊपर उठाया? 7 सेंटीमीटर ऊपर उठाया। जैसे ही इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ मास कहां पे चला गया? 1 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया। सवाल है 30 केजी के ब्लॉक का क्या होगा?
सवाल क्या है, समझ में आया सवाल? सवाल है 30 केजी वाले ब्लॉक का क्या होगा। अब इस फार्मूला से अपन कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास हिलने का कोई मामला है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास अगर हिल जाए तो यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास कितना हिल गया? 1 सेंटीमीटर। हमने कहा dx कॉम की कीमत क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मास 1 इसको बोलते हैं, मास 2 इसको बोलते हैं। मास 1 की कीमत 10 इंटू मास 1 कितना हिला? 7 सेंटीमीटर प्लस m2 की कीमत 30 इंटू m2 कितना हिला उसको बोलेंगे dx2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 10 प्लस 30 40। ठीक, 40 को इधर भेज दो तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 10 गुना 7 70 प्लस 30 dx2। 70 को इधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 70 बराबर 30 dx2। 40 में से 70 गए बच्चों, बचे माइनस के 30 इज इक्वल टू 30 dx2। 30 को उधर भेजो तो dx2 इज इक्वल टू आया माइनस का 1। यानी आपको 30 को माइनस 1 सेंटीमीटर, माइनस 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या? नीचे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। 1 सेंटीमीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको उसको हिलाना पड़ेगा। इसको जब 1 सेंटीमीटर 30 केजी वाले को 1 सेंटीमीटर नीचे लेके जाओगे तब जाके सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर ऊपर जहां पे है वहां पे बना रहेगा। समझ रहे हो? इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाने के बाद 1 सेंटीमीटर के ऊपर ही कब रहेगा? तब रहेगा जब ये 1 सेंटीमीटर नीचे हल जाएगा। समझ रहे हो? अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है तभी ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? इसको 7 से हिला दिए तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं हिलने वाला है, ये कहीं ना कहीं हिलने वाला है। हमने बोला कि वो 1 सेंटीमीटर हिल गया। ये 1 सेंटीमीटर हिल गया तो क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? हुआ। कितना हुआ? ये भी 1 सेंटीमीटर नीचे गया। समझ में आ रही है कंसेप्ट? 100%। इसको जब हमने 7 सेंटीमीटर ऊपर उठाया तो साथ में ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। कब? तब जब ये 1 सेंटीमीटर नीचे चला गया। अगर ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं था, अगर ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं था तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं जाता था, ये कुछ और ज्यादा सेंटीमीटर चला जाता था। समझ रहे हो? है कि नहीं? ये 1 सेंटीमीटर नीचे गया और ये 7 सेंटीमीटर ऊपर गया, तब जाके सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर हिल गया। बात चमक रही है? 100%। उतार लो। वर्मा सर ने एक बहुत प्यारा सवाल दिया हुआ है। और मान लो ये एक नाव है, सुबोध आया है क्या? वेरी गुड। इस नाव के ऊपर सुबोध बैठ गया कॉर्नर पे बैठ गया। पानी की तो कोई कमी है नहीं, अब नीचे पानी की तो कमी है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि पानी का इस्तेमाल करेगा कैसे, पानी उठाएगा कैसे? तो ये थोड़ी दुविधा मनस्थिति है। सुबोध ये थोड़ा सा हटा देंगे। हाँ, सुबोध बैठा नहीं है, सुबोध खड़ा है। अब ये मत बोलो खड़े खड़े कर रहा है सब कुछ। हाँ, सुबोध खड़ा है। जहाज के एक छोर पे सुबोध खड़ा है। 4 मीटर का जहाज है और सुबोध चाह रहा है कि इधर से उधर जाए। सुबोध क्या चाह रहा है? इधर से उधर जाए। सुबोध का वजन है 60 केजी और बोट है बच्चों 40 किलो की, 40 केजी। ठीक, सुबोध 60 किलो का है और बोट 40 किलो की है। सुबोध को इस छोर से उस छोर को जाना है। ओके, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन
moves from one corner to another corner. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर सुबोध चला जाए तो बोट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. अब देखो ऐसे सवालों में बहुत खास चीज है क्या, सुबोध इधर से उधर जा रहा है, बोट है नीचे, सुबोध जैसे ही आगे जाएगा बोट थोड़ी सी पीछे जाएगी. सुबोध चाहेगा आगे जाना और बोट जाएगी पीछे, होगा ऐसे. सुबोध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बोट वैसे वैसे पीछे. सुबोध का मोशन आगे तो बोट का मोशन पीछे 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 होगा. बात समझ रहे हो, यही निकालना है कि बोट कितना पीछे आएगी. ध्यान दो, क्या बाहर से सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं. सुबोध एंड बोट एक सिस्टम अगर मान लिया जाए तो क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल? कुछ भी नहीं. इसका मतलब बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो एफ नेट क्या है बच्चों? जीरो. एफ नेट जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव हो रहा है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है कुछ? नहीं. इसका मतलब है जीरो. बात समझ में आई? पक्का 101%. ध्यान दो, फिर हमने कहा सुबोध जब आगे जाएगा तो बोट पीछे आएगी. मान लो बोट आई x डिस्टेंस पीछे. कितना डिस्टेंस पीछे? x डिस्टेंस. अपना फार्मूला है dx कॉम इज इक्वल टू, बोलो, m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. मैन को मानते हैं m1, बोट को मानते हैं m2. इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी मैन की सामने की तरफ वो कितनी होगी बोलो? इस छोर से इस छोर तक 4 मीटर. लेकिन अपन देख रहे हैं ग्राउंड से, अपन थोड़ी पानी के अंदर है, अपन थोड़ी बोट के अंदर है, अपन तो ग्राउंड से देख रहे हैं. ग्राउंड से देखेंगे तो सुबोध जाएगा सामने और बोट आएगी पीछे. यानी हमें क्या लगेगा, ये 4 मीटर आगे तो जाने का सोच रहा है लेकिन बोट x डिस्टेंस पीछे आ रही है. यानी इंसान असल में कितना चलेगा? 4 माइनस x. समझ पा रहे हो? वो जा रहा है सामने और बोट आ रही है पीछे. तो जब हम एनालाइज करेंगे बाहर से तो हमारे लिए सुबोध कितना चल रहा है? 4 माइनस x इतना डिस्टेंस. यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम dx1 कहेंगे वो है 4 माइनस x, और बोट का है x, इसको बोलेंगे dx2. क्या बात चमकी? लगाओ फार्मूला. मुझको बोलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो dx कॉम की कीमत क्या होगी? स्वाभाविक है जीरो. तो हमने रख दिया फार्मूला. जीरो इज इक्वल टू, ये सब इधर आके जीरो हो जाएगा. कौन बचा? m1 dx1 प्लस m2 dx2. क्या बात समझी? ध्यान दो, बोलो m1 की वैल्यू क्या? m1 60 kg इंटू dx1 की वैल्यू क्या? 4 माइनस x प्लस m2 की वैल्यू क्या? 40 इंटू dx2 की वैल्यू क्या? x. लेकिन किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में. इसको अगर पॉजिटिव मानो तो इसको क्या मानना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये लिखना पड़ेगा माइनस x. क्या बात समझी? 100%. इज इक्वल टू क्या है बच्चों? जीरो. जीरो जीरो को काट दो. इसने इसको मल्टीप्लाई किया आया 24, माइनस इसने इसको मल्टीप्लाई किया 6x, इसने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 4x बरोबर जीरो. 6 4 10x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएंगे, उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 24. क्या बात समझ में आई बोलो? है कि नहीं? ये 10 हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले 10 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, इधर बचेगा 24. 10x बराबर 24. तो x बराबर 24/10 बराबर 2.4 मीटर. असल में बोट कितना पीछे गया? 2.4 मीटर. तो असल में अगर बोट 2.4 गया तो सुबोध कितना गया? 4 माइनस 2.4. जो भी आएगा वो जवाब. क्या बात समझ रहे हो? 101% पक्का समझ में आया है? उतार लो, उतार लो जल्दी से.
इसके ऊपर अन्य कई सारे और ढेर सारे सवाल हैं। ओके, थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग का इशू होने की वजह से उसका और एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे। ठीक चलेगा? ये बात कंसेप्ट तो सब समझ में आया है। ओके, सभी बातें समझ में आई हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरह हो रहा है, सेंटर ऑफ मास किस वजह से मोशन में आता है, सेंटर ऑफ मास मोशन में आया तो क्या क्या होता है, सब बातें क्लियर हो गई हैं 101%। ओके, 202%। एक चार्ट आपको दिया जाएगा जिसमें हर अलग अलग शेप की बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है ये समझाया जाएगा। उसको थोड़ा सा बाय हार्ट कर लो, रट लो। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा कहाँ कहाँ से कैसे आ रहा है, लेकिन उतना एक्सप्लेनेशन कैसे आ रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल समझाएंगे, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ध्यान में रखने, कुछ चीज़ों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ओके, इसके बाद चंद 2-4 छोटे मोटे आर्टिकल सेंटर ऑफ मास के रह जाते हैं, उनको ख़त्म करेंगे तब जाके टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें 100% समझ में आई हैं? ख़त्म किया जाए लेक्चर? ओके, चलो ओके।